Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to understand a new topic, adjustments in financial statement. आपको ये वर्ड फेमिलियर लग रहा होगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. आपको याद होगा देयर वर टू साइड्स. लेफ्ट साइड पे हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और वहाँ पर पहले डायरेक्ट साइड कंप्लीट करते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस possibly dependent upon the situation gross profit या gross loss हम यहाँ calculate करते हैं. Then we going to make indirect side और indirect side के अंदर हम net profit और net loss calculate करते हैं. और right side पे I'm very hopeful you people remember we do make balance sheet and along with balance sheet we make asset side and liability side. आपको याद होगा asset side और liability side दोनों बराबर होती हैं. अच्छा, ये शेप बनाने का क्या मकसद था? आपको रिमाइंड करवाना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद. अच्छा जी, अब दूसरी बात आप यहाँ चेक कीजिए. इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया होता था और आपने क्या करना होता था, यू वर पिकिंग द आइटम्स प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन एंड यू वर सपोज टू ट्रांसफर दीज आइटम्स इन रेलेवेंट साइड. जैसे कि ये रेंट लिखा हुआ है, आपको याद होगा रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो आप नीचे वाली साइड पे लिखते थे. फर्नीचर एसेट है तो आप एसेट वाली साइड पे लिख देते थे. डेटर्स एसेट्स हैं तो आप करंट एसेट वाली साइड पे लिख देते थे. इस तरह से ये जो कस्टम ड्यूटी है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ऊपर की साइड पे लिख देते थे. ले जी, ये तो हमारा इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम ऑलरेडी जानते हैं मगर आपको यहाँ एक नया वर्ड दिखने को मिल रहा है एंड दैट इज एडजस्टमेंट. टुडेज टारगेट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज एडजस्टमेंट्स आर. आपने याद रखना है कुछ आइटम्स तो दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर क्वेश्चन, यहाँ पे मौजूद है तो इसमें कोई डाउट नहीं है. हम क्या करते थे, यहाँ से पिक करके इनकी अपनी अपनी साइड पे हम लिख देते थे एंड दैट्स ऑल. इट वाज योर टारगेट. लेकिन अब ये जो वर्ड है ना एडजस्टमेंट्स, इट मीन्स कुछ बातें रह गई हैं, कुछ बातें आप भूल गए थे, कुछ बातें ड्यू टू एनी कंफ्यूजन दोज वर नॉट इंक्लूडेड इन योर सोल्यूशन और इन योर क्वेश्चन, तो वो आपको बाद में याद आया. अब अगर आप एक काम कंप्लीट कर लेते हैं और आपको बाद में याद आया कि उधर कोई चीज रह गई है, सो आपने सबसे पहले तो अपना माइंड क्रिएट करना है, उसको छोड़ नहीं सकते. अगर बाद में भी याद आया तो कहीं ना कहीं से हम उसको एडजस्ट करेंगे. दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एडजस्टमेंट. आप घर से बाहर निकले, थोड़ा आगे गए और आपको कीज ही भूल गई, घर में रह गई. लेट से आपको कैलकुलेटर भूल गया, वो घर में रह गया. या आज की असाइनमेंट आपने सबमिट करवानी थी, दैट असाइनमेंट यू हैव फॉरगॉटन एंड दैट वाज प्लेस्ड इन योर हाउस. अब एक बात यह है कि मैं भूल गया और आप वहां से चल पड़े और आगे कंटिन्यू करें. लेकिन हमारा जो थीम है, अगर इफ वी हैव फॉरगॉटन समथिंग, इफ देयर इज समथिंग टू बी एडजस्टेड, हम उसको काम शुरू होने के बाद भी कंप्लीट करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, अधूरा नहीं छोड़ेंगे. तो आप क्या करें, घर वापस जाएं, कीज ले आएं, घर वापस जाएं, अपनी असाइनमेंट पिक करें. सो दिस इज द सोल्यूशन. अगर कोई चीज भूल गई है तो भूलने के बाद जो मैक्सिमम आप स्टेप टेक ओवर कर सकते हैं, यू आर गोइंग टू टेक. सो आज का टॉपिक जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे इससे जो स्किल डेवलप होगी, दैट स्किल इज सो मच इंपॉर्टेंट एंड वर्केबल इन योर प्रैक्टिकल फील्ड एंड टाइम. सो एडजस्टमेंट्स वो चीजें जो हम भूल गए हैं या कुछ गलत हो गया है और बाद में हमें याद आया, सो दोज वुड बी कॉल्ड एडजस्टमेंट. अब जरा इस क्वेश्चन की शक्ल देखिए जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पिक किया. क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, सिर्फ आपको शक्ल दिखा रहा हूँ. देखिए, आज से पहले बस दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन वाज अवेलेबल और वी वर सपोज टू पिक दीज आइटम्स एंड टू बी रिटर्न ऑन अवेलेबल साइट्स. 4 साइट्स जो हमारे पास अवेलेबल थी वहां पे लिख देते. अब यहां चेक करें, ये 1 2 3 4, देर आर सम लाइन्स प्रेजेंट आउटसाइड द क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है और क्वेश्चन खत्म होने के बाद यहां पर एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं. सो मैंने मुंह से निकला ही एडजस्टमेंट्स हैं. सो आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देख रहे हैं. ये वो चीजें हैं जो एक्चुअली हम यहाँ लिखना भूल गए या गलती से वो स्किप हो गई हैं. सो अगर वो ओमिट हो भी गई हैं तो एक तरीका ये है कि आप ये सोचे चूंकि ये मिस हो गई हैं तो नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, नेक्स्ट टर्म कर लेंगे या नेक्स्ट असाइनमेंट में कर लेंगे. नो, यू विल हैव टू सॉल्व इट विद इन दिस क्वेश्चन.
चाहे ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट है और एडजस्टमेंट्स आर प्रेजेंट आउटसाइड, तो आपको ये यहीं पे ही कंप्लीट करना है। सबसे पहला जो लेसन आपने यहाँ पे लिया, दीज एडजस्टमेंट्स आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ क्वेश्चन। So adjustments are not part of the question, these are present outside the question. और आपने दूसरा जो पक्का रट्टा अपने दिमाग में लगाना है, each of these adjustments would have double effect. अब आज से पहले आप क्या करते थे? When you will see that general expenses are written, you will be posting only at indirect side. तो जनरल एक्सपेंसेस 7500 आपने पिक किया और सिर्फ इनडायरेक्ट साइड पे जाके पोस्ट कर दी, और ये सिंगल इफेक्ट होता था। आप इसके अलावा किसी और जगह पर जनरल एक्सपेंसेस को नहीं लिखते थे। इसी तरह कैपिटल लिया तो वो लाइबिलिटी साइड पे आता था। अब लाइबिलिटी के अलावा कैपिटल को आप कहीं नहीं लिखते थे। मगर दूसरा लेसन आप क्या याद करेंगे? इफ समथिंग इज प्रेजेंट एट दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इफ देयर इज एनी एडजस्टमेंट, सो ईच एडजस्टमेंट विल हैव डुअल इफेक्ट। ये जो कुछ भी यहाँ पे लिखा होगा आपने 2 दफा लिखना है। अब 2 दफा ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट साइड पे लिखें और लाइबिलिटी साइड पे लिख दें, डायरेक्ट साइड पे लिखें और एसेट साइड पे लिख दें, इनडायरेक्ट साइड पे लिखें और एसेट साइड पे लिख दें, इनडायरेक्ट साइड पे लिखें और लाइबिलिटी साइड पे लिख दें। सो इसका मतलब है कि ये जो कुछ भी एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, यू विल हैव टू पुट देम इन 2 टाइम्स। अब वही चीज आज सीखनी है। आज हमारा टारगेट ये है कि हमने 5 एडजस्टमेंट्स को सीखना है, और ये पांचों की पांचों एडजस्टमेंट्स किन 2 साइड्स पे आएंगी वो आपने बस याद कर लेना। सो आई एम वेरी श्योर यू पीपल आर नाउ वेल फेमिलियर विद टुडेज टारगेट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिस एडजस्टमेंट की हम बात करेंगे उसकी डिटेल लिख देंगे, और यहाँ पर उसका फर्स्ट इफेक्ट नोट कर लेंगे, और यहाँ इसका सेकेंड इफेक्ट नोट कर लेंगे। ठीक है जी। सो सबसे पहली एडजस्टमेंट जिसकी तरफ आपने ध्यान देना है, नंबर भी डाल देते हैं, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक तो नाम मैंने यहां लिख दिया है, और एक जो इनके ऑल्टरनेट नाम है वो मैं यहां पर लिखूंगा। पहले आपने इसको समझना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। सो एक्सपेंस विच आर नॉट पेड येट। जो एक्सपेंस तो हैं लेकिन आपने अभी तक उनको पे ही नहीं किया। सो एक्सपेंसेस विच आर नॉट पेड येट, अभी अदा करना बाकी है। सो मैंने इसको रोमन उर्दू में भी इसलिए लिखा है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और डीप हो जाए। सो यहाँ पर आप इसको 2-3 दफा पढ़ेंगे अच्छी तरह समझ के, चाहे आप वीडियो को अभी यहाँ पे ब्रेक लगा के अच्छी तरह से समझें कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है। यानी कोई ऐसा एक्सपेंस है जो आपने पे करना था मगर अभी तक आपने उन एक्सपेंसेस को पे नहीं किया। तो मुझे बताइए कि अगर इफ यू हैव नॉट पेड दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस, तो क्या हम भूल जाएं उस एक्सपेंस को? सो इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे आपके टर्म फीस आती है और सेमेस्टर फीस आती है या एनुअल फीस आती है, वो आपने पे नहीं की हुई, लेट्स से दिस वुड बी कॉल्ड योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसा खर्चा जो अभी तक आपने अदा नहीं किया, तो आप क्या करें, आप उसको भूल जाएं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। यू विल हैव टू पे इट, और यू विल हैव टू मेक अ गुड प्लान टू पे इट। आपको वो पे करना पड़ेगा, और जब तक आप पे नहीं करेंगे इट वुड बी अ क्लियर बर्डन अपॉन यू। ये जो लास्ट लाइन मैंने आपको बोली है, इसको जरा दोबारा सुने। ऐसा कोई एक्सपेंस जो आपने पे नहीं किया उसको आपको पे करना पड़ेगा, ये आपके ऊपर बर्डन है। सो आपका पहला इफेक्ट का मसला हल हो रहा है। ऐसा एक्सपेंस जो आपने अभी तक पे नहीं किया और आपने पे करना है, सेकंड इफेक्ट के लिए मैंने बोला वो बर्डन है। और बर्डन क्या होता है? लाइबिलिटी। सो दैट एक्सपेंस विच यू हैव नॉट पेड येट, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज योर लाइबिलिटी। तो क्या उस एक्सपेंस को भूल जाएं? नहीं, एक्सपेंस को भूलना नहीं है। आप एक्सपेंस में जाएं और वहां आपने इसको ऐड करना है। अब आपने अच्छी तरह इस बात को समझ लेना है कि वो एक्सपेंस ऐड होगा, भूला नहीं जाएगा। आप उसको छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसको फॉरगॉटन कंडीशन में नहीं लेके जा सकते। सो इसका मतलब है देयर इज एनी एक्सपेंस विच यू वर लाइबल टू पे एंड यू हैव नॉट पेड येट,
it is still your responsibility to pay it. That is why we have entered it in liability side. तो अब आपका आज का काम सिर्फ ये है कि आपने ये याद कर लेना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मैं पूछूं अगर लेट से व्हाट इज इट्स फर्स्ट इफेक्ट, तो आप करेंगे इसको एक्सपेंस में ऐड कर देंगे, और सेकंड इफेक्ट क्या होगा, आप इसको लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे। जैसे यहां पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। फर्स्ट इफेक्ट क्या करना है, जहां पे एक्सपेंस होंगे वो ऐड कर देना है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे वो लिखता है जी रेंट आउटस्टैंडिंग है, या आपको एग्जाम्पल भी इसकी समझ में आ गई, कोई रेंट है। अभी यहां पर भी देखें आउटस्टैंडिंग कमीशन लिखा हुआ है। सो आउटस्टैंडिंग का वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू विल सी एनी एक्सपेंस विच इज स्टिल नॉट पेड येट, दैट वुड बी रिटन रेंट आउटस्टैंडिंग। ये इसकी एग्जाम्पल हो गई। अब आपने ये वाली जो अमाउंट है एक दफा एक्सपेंस में ऐड करनी है और एक दफा लाइबिलिटी साइड पे लिख देनी है। यानी आप क्या करेंगे, अगर फर्ज करें कि रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो एक दफा यहां लिखेंगे इनडायरेक्ट साइड पे और एक दफा यहां लिखेंगे लाइबिलिटी साइड पे। इनडायरेक्ट साइड पे ऐड करना है और लाइबिलिटी। अभी फिलहाल आपने क्या याद करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर आपको मिलेगा दैट वुड बी एडेड इन एक्सपेंस साइड एंड वुड बी रिटर्न इन लाइबिलिटी साइड। अच्छा, मैंने आपसे कहा था मैं इसके ऑल्टरनेट नाम भी आपको लिख के दूंगा। सो यहां पर आउटस्टैंडिंग, उसको भी ओइंग कहा जा सकता है। आउटस्टैंडिंग, ओइंग, एक्रूड या एरियर्स, नॉट पेड येट या पेएबल, ये सारे नाम इसी के हैं। सो पहली एडजस्टमेंट आपकी कंप्लीट हो गई। आपने क्या याद किया, इफ देर इज एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस you will be adding in expense side and return on liability side। याद क्या रखना है, ऐड करना है और लाइबिलिटी साइड पे। अभी फिलहाल आपका टारगेट यही है कि आपने ये समझना है एक्सपेंस साइड पे ऐड करेंगे और लाइबिलिटी एक्सपेंस में लिखेंगे और लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे। यानी फर्स्ट एडजस्टमेंट आपकी कंप्लीट हो गई। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट अगेन आउटस्टैंडिंग। अच्छा, देख तो मैं आउटस्टैंडिंग रहा हूं, लेकिन साथ में आप इनकम को देख लेते हैं। इनकम्स which are not received yet, अभी वसूल होना बाकी है। ऐसी इनकम जो वसूल होना बाकी है। अब यहां से आपने एक अच्छा सा टारगेट बनाएं कि इसको कैसे आपने समझना है। कोई ऐसी इनकम है जो आपको रिसीव होनी है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं किसी जगह के ऊपर और आपके स्टूडेंट ने आपसे ये कहा है कि सर मैं 3 या 4 दिन के बाद आपको फीस दे दूंगा। अभी तो वसूल नहीं ना हुई, लेकिन वसूल हो जाएगी इन फ्यूचर। सो दैट वुड बी कॉल्ड योर आउटस्टैंडिंग इनकम। एनी इनकम which was receivable but you haven't received yet। कोई रिसीवेबल अमाउंट है जो आपको मिलनी थी, अभी तक मिली नहीं है। तो ये तो एक अच्छी बात हुई, ये आपके ऊपर बर्डन नहीं है। अगर आपके ऊपर बर्डन नहीं है तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज योर एसेट। और आप इनकम साइड पर, चूंकि ये आपकी इनकम है, चाहे नहीं मिली लेकिन ये इनकम है, तो आप इनकम साइड पे इसको ऐड कर देंगे। ऑलराइट गाइस, अब इनकम साइड कौन सी होती है वो मैंने आपको, डायरेक्ट में भी इनकम होती है और इनडायरेक्ट में भी इनकम होती है। जो आपने यहाँ पर पढ़ा था ऑपरेटिंग इनकम और अदर इनकम, वहां पे लिख लेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि आज का आपका टारगेट इस इंट्रोडक्शन का है कि इसको करना का। जब हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे ना, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को करेंगे तो फिर आपको ये और बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। अभी आपने क्या याद करना है कि इफ देयर इज एनी आउटस्टैंडिंग इनकम that would be added on your income side and secondly it would be written on asset side। अच्छा जी, आपने रट्टा नहीं मारना, आपने इसको अच्छी तरह से समझना है कि इफ देयर इज आउटस्टैंडिंग इनकम इट्स नॉट बर्डन अपॉन यू। तो ये तो अच्छी बात है कि आपने पैसे किसी से लेने हैं, जब पैसे किसी को देने थे दैट इज व्हाई वी हैव कंसिडर्ड इट एज योर लायबिलिटी। सो इफ एक्सपेंस इज आउटस्टैंडिंग दैट इज बर्डन, if income is outstanding that's not burden, that is receivable, it should be written on asset side। अब इसके जो बाकी नाम हैं आप हैरान होंगे कि वही नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मैं सब थोड़ा सा एडिट करूंगा, यहाँ पर नॉट पेड की जगह नॉट रिसीव्ड येट आ जाएगा और यहाँ पर पेएबल की बजाय रिसीवेबल आ जाएगा। ठीक है जी।
अब यहाँ क्या लिखा हो सकता है, आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम ओइंग या एक्रूड इनकम या इनकम इन एरियर्स। अब आपने याद क्या करना है, इफ इट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस में ऐड करेंगे और लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे। इफ इट इज आउटस्टैंडिंग इनकम, इसको इनकम में ऐड करेंगे और एसेट साइड पे लिखेंगे। लेकिन जी 2 एडजस्टमेंट्स हमारी कंप्लीट हो गई, हमने 5 करनी है। थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे लिखा होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। वो कौन सा एक्सपेंस होगा, एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस। ऐसा एक्सपेंस जो आपने वक्त से पहले अदा कर दिया। कोई ऐसा एक्सपेंस था जिसका टाइम नहीं आया, जिसकी डेट नहीं आई, जो एक्सपायर नहीं हुआ था, आपने उसको पहले ही अदा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर studying in your second semester, I'm just giving you an example, if you are studying in your second semester, तो आप क्या करते हैं, अपने थर्ड सेमेस्टर की फीस पे करके आ जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने वक्त आने से पहले अदा कर दिया, इट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। अब आप मुझे जरा गौर से बताएं कि ये आपके ऊपर बर्डन है या आपने बर्डन रिमूव किया है। सो मेरा ख्याल है मेजॉरिटी विल गिव करेक्ट आंसर, ये वक्त आने से पहले अदा कर दिया तो बर्डन खत्म हो गया, इट इज फेवरेबल, तो इसलिए आप इसको एसेट साइड पे मेंशन करेंगे। और चूंकि अब गौर से बात समझनी है, दिस एक्सपेंस डज नॉट रिलेट टू करंट ईयर या करंट अकाउंटिंग पीरियड, तो आपने आने वाले वक्त में अदा किया, ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है। तो आप क्या करेंगे, एक्सपेंस साइड पे जाएं और वहां इसको लेस करना है, एक्सपेंसेस में जाके आपने इसको एक्सपेंसेस में से माइनस कर देना। अब ये साइन आप याद रखें, ये इनकम में ये भी ऐड हो रही है, यानी पहली 2 एडजस्टमेंट हमने सीखा ऐड हो रही है, ये एक्सपेंसेस में से लेस हो रही है। सो अब क्यों लेस कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। दिस एक्सपेंस इज नॉट रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग पीरियड, तो ये इस साल का या इस मंथ का एक्सपेंस नहीं था मगर हमने कर दिया, तो अब इसको एक्सपेंसेस में नहीं लिखना, आपने एक्सपेंस में से कम करना है। और चूंकि वक्त आने से पहले आपने अदा कर दिया हुआ है, सो दैट इज favorable for you, you have lowered your burden, you have decreased your burden, अपना burden आपने उतार दिया। अब आपने क्या याद किया, अगर if it is outstanding expense ऐड करना है और लाइबिलिटी साइड पे लिखना है, if it is outstanding income आपने ऐड करना है और एसेट साइड पे लिखना है, if it is prepaid expense तो आपने लेस करना है और एसेट साइड पे लिखना है। अब इसके भी ऑल्टरनेट नाम मैं आपको दे देता हूँ, प्रीपेड, paid in advance, unexpired भी इसी को ही बोलते हैं। तो ये 2 नाम है विच इज रिलेटेड टू प्रीपेड एक्सपेंस। अच्छा जी, अब फोर्थ एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं, दैट इज प्री रिसीव्ड इनकम। और इसका क्या मतलब है कि इनकम विच इज रिसीव्ड बिफोर टाइम, कोई ऐसी इनकम जो आपको वक्त से पहले वसूल हो गई, यानी अभी टाइम तो आया नहीं और आपका कोई क्लाइंट या कस्टमर उसने आपको पैसे पहले ही दे दिए। जैसे आपने फर्ज करेंगे ट्यूशन पढ़ाने की, और जहां आप ट्यूशन पढ़ाने के लिए गए, आपका फर्स्ट डे आया ही नहीं लेकिन पहले ही उन्होंने आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए ट्यूशन के। तो अब आपके ऊपर, आप सोचिए कि पैसे तो आपने पहले रिसीव कर लिए, तो आपके ऊपर एक बर्डन है कि आपने अगला नेक्स्ट मंथ पूरा सर्व करना है। सो व्हेन यू आर रिसीविंग एनी अमाउंट इन एडवांस, इट वुड बी कंसिडर्ड एज बर्डन, क्योंकि रकम आपने वसूल कर ली है और काम अभी तक आपने किया नहीं, सो दैट इज वाई इट वुड बी कंसिडर्ड योर लाइबिलिटी। और चूंकि ये इस साल की करंट अकाउंटिंग पीरियड की ये इनकम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इनकम में से इसे लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे और लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ना इसका सीक्वेंस भी याद कर सकते हैं, और जब आपको सीक्वेंस याद हो गया तो समझिए कि ये और आसान हो गया। देखें, पहली 2 जो चीजें हैं वो ऐड हो रही हैं, दूसरी 2 चीजें लेस हो रही हैं, और यहां से आप समझ जाइए आउटस्टैंडिंग दोनों ऐड होते हैं और ये जो प्री वाली दोनों चीजें हैं ये सब्सट्रैक्ट होती हैं। ठीक है,
अब इसका बाकी नाम भी मैं आपको लिख देता हूँ, रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम भी इसको बोलते हैं। सो प्रॉमिस क्या था कि वी आर गोइंग टू कंप्लीट 5 एडजस्टमेंट। लास्ट एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन या एसेट की वैल्यू में जो कमी होती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और उसकी एग्जांपल के लिए आप समझें, जैसे आपने एसी खरीदा और उसको 1 साल गुजर गया, अब ऑब्वियसली उसकी वैल्यू वो नहीं रहेगी जो स्टार्ट के अंदर थी, तो एसेट की वैल्यू कम हो गई। अच्छा, अब ये जो एडजस्टमेंट है दैट इज लिटिल डिफरेंट टू अदर्स एडजस्टमेंट। ये जो पहली 4 है ना, ये अलग तरह की एडजस्टमेंट है और ये डेप्रिसिएशन अलग। सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये नुकसान हो गया हमारा, एसेट की वैल्यू गिर गई, तो आप एक्सपेंस साइड पे जाएंगे और वहां पर सिर्फ कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेंस साइड पे जाकर कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे अगर मशीन आपने परचेज की थी और वो कह रहा है कि मशीन इज डेप्रिसिएटेड बाय 10%, तो यहां आपने इस बात को फॉलो किया। देखिए क्या एग्जांपल दे रहा हूं, मशीन इज डेप्रिसिएटेड बाय 10%, और इस जगह पर मैं आपको कह रहा हूं कि सिर्फ कैलकुलेट करना है एक्सपेंस साइड पे जाकर। तो आप क्या करेंगे, जो मशीन की वैल्यू दी हुई है, फर्ज करें वो 10,000 है, और मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 कैलकुलेट करेंगे, और जो अमाउंट आएगी उसको एक्सपेंस साइड पे लिख देंगे। सो यहाँ ये बात आपने फॉलो कर ली है। दोबारा सुनिए जरा, डेप्रिसिएशन होगी और वो कहेगा मशीन इज डेप्रिसिएटेड बाय 10%, सो वैल्यू ऑफ मशीन मल्टीप्लाई बाय परसेंट डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और उसको एक्सपेंस साइड पे लिख देंगे। यहाँ ये बात आपने फॉलो कर लेनी है, एक्सपेंस साइड पे जाके कैलकुलेट करनी है। और अब आप मुझे बताइए कि इफ योर एसेट हैज बीन डेप्रिसिएटेड, तो वैल्यू ऑफ एसेट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आप सब बोलेंगे हाँ जी वैल्यू ऑफ एसेट तो डिक्रीज हो गई है। तो आप क्या करेंगे, एसेट में से उसको माइनस कर देंगे, यानी उतनी वैल्यू जो एसेट की थी वो माइनस हो जाएगी। अब फर्ज करें जी एसेट की वैल्यू हमने यहाँ बताई कि 10,000 है, उसकी जो डेप्रिसिएशन निकली वो 1,000 है, तो माइनस करके अब आपका एसेट सिर्फ 9,000 का रहेगा। ये जो 9,000 है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एसेट में से आपने सब्सट्रैक्ट कर लिया। ऑलराइट गाइस, आपने देखा इधर हमने 5 एडजस्टमेंट्स को कंप्लीट कर लिया है, और किस तरह से ये एडजस्टमेंट आपके क्वेश्चन में नजर आएंगी वो भी मैंने आपको यहाँ लिख दिया। देखें, प्रीपेड भी आपको नजर आ रहा है, आउटस्टैंडिंग कमीशन नजर आ रहा है, डेप्रिसिएशन 7.5% आपको नजर आ रही है। सो क्वेश्चन में तो कम है एडजस्टमेंट्स, यानी कि वो सारी एडजस्टमेंट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने आपको अभी 5 एडजस्टमेंट्स बताई हैं, कुछ 2-3 एडजस्टमेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको अच्छी तरह से समझें और आपने ना इसको लिखना है, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ को लिखें, आगे कॉलम बनाएं और इन फैक्ट्स को आप याद कर लें। और आई प्रॉमिस कि इफ़ यू विल बी गिविंग लिटिल मोर अटेंशन टू दिस, आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है जिसमें हम एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे, दिस टॉपिक वुड बिकम less difficult, more interesting, and it would be very easier for you to understand. So it's a request, please repeat and revise as many times as you can. And when we will meet again, we will see how practically we will perform the functions and practical way of doing adjustments in financial statement. अगर आपको कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो या मुश्किल हो तो आप प्लीज़ इन्फॉर्म करें, मैसेज करके या टेक्स्ट करके। आई विल हम्बली बी ट्राइंग माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन क्विकली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इट्स टाइम टू से गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।